नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, your own YouTube channel for wealth creation in the long term. A quick shout out to my subscribers. Thank you so much for trusting me and my channel. मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आगे बढ़िया कंटेंट डिलीवर करता रहूँ आप सबके इन्वेस्टिंग जर्नी में. आई होप आई कैन बी ऑफ सम हेल्प. I'll be making a video very soon on Camlin Fine Sciences, and we'll analyze the annual report. And also I have updated my email id in the about section of my YouTube page. It's growyourwealth91@gmail.com. आप में से कोई भी मेरे को अपने क्वेरीज या पोर्टफोलियोज भेज सकते हैं if you need any assessment or analysis on it. Everything is free of cost, no charge. And also wanted to say that we are not registered with SEBI, so I'll not be giving you any advice. I'll only be sharing my opinion. प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस लीजिएगा. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप इनटू टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे. दिस इज़ पार्ट 1. इट्स अ फर्स्ट वीडियो ऑफ वीडियो सीरीज लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. एंड आज हम समझेंगे कि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है. एंड we'll also learn some finer aspects about it. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. हम सबके गोल्स होते हैं. फॉर स्टार्टर्स, रिटायरमेंट इज़ अ बिग गोल. पीपल लाइक टू रिटायर रिच. सम वांट टू रिटायर एट एज ऑफ 60. कुछ लोग 40-30s में रिटायर होना चाहते हैं अमीर. कुछ गलत नहीं है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ पैशन, डेडिकेशन एंड लक टू सम एक्सटेंट टू रिटायर अर्ली. बच्चों का पढ़ाई. हमारा खुद का पढ़ाई काफ़ी महंगा हो चुका है आज के ज़माने में. आने वाले टाइम में स्कूल एंड कॉलेज की फ़ीस ऊपर ही जाने वाला है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एक्यूमुलेटिंग मनी, एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट कि इसका खर्चा जो होगा मैनेजेबल होगा. ये एक बहुत बड़ा खर्चा होगा हमारे फ्यूचर में. थर्ड इज़ योर लग्जरी स्पेंड्स, जैसे वेकेशन में जाना, फैमिली के साथ आउटिंग में जाना, घर घर का रेनोवेशन कराना, ज्वेलरी खरीदना, स्टफ़ लाइक दैट विच यू स्पेंड फॉर फन एंड फॉर द फैमिली सेक. ये पैसा खर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ के स्मॉल प्लेजर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कमा इसलिए रहे ताकि वी कैन ऑल्सो enjoy, and also our family can enjoy along with us. So this is also an important expense. Apart from this, hospitalization is probably one of the few things that can wipe out your bank balance रातों रात. आपका पैसा यूँ ज़ीरो बन सकता है अगर आपने ठीक से मेडिकल इंश्योरेंस या बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो. सो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या बोलता है? इट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड मच मोर. ये तो मैंने बस सिंपली लिस्ट किया है 3-4 चीज़ें जो कि मुझे लगा कि बहुत कॉमन है. हर किसी का और भी कई सारे गोल्स होते हैं जो मैंने लिस्ट नहीं किया है, बट यू गेट द जस्ट. पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट आपको इसको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों को, उसका एक तरीके से एक मॉडल या स्ट्रैटेजी बताता है. एंड डिपेंडिंग ऑन ईच पर्सनस गोल एंड आइडियाज़, वो इंसान इस स्ट्रैटेजी एंड टूल्स को यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता है. तो आप ऐसा सोचिए कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग द मनी इनटू मनी ग्रोइंग एसेट्स इज़ इम्पोर्टेंट. लेकिन अगर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो डिसरप्ट हो सकता है. एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ख़रीदा है लेकिन बहुत बढ़िया कंपनीज के स्टॉक्स को ख़रीद के रखा है. अब इस चक्कर में क्या होता है, इफ़ सम फैमिली इमरजेंसी कम्स फॉर दैट पर्सन, मेडिकली स्पीकिंग, हो सकता है उसका ऐसा सिचुएशन है कि उसको अपने बढ़िया स्टॉक्स बेचना पड़े उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए. उस स्टॉक्स को बेचने की वजह से क्या होगा, उनका जो फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी जो है वो वही का वही ख़त्म हो जाता है. जितना भी सेविंग्स उन्होंने स्टॉक मार्केट में किया था, इट गेट्स वाइप्ड ऑफ रातों रात. सो दिस इज़ द रीज़न वाई पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. वेल्थ कैसे बनाना है तो हम सीख लेंगे, बट उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए बनाने के लिए ये सीखना ज़रूरी है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. वेल्थ क्रिएशन का नंबर 1 एनिमी इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म्स इज़ महंगाई. इसका उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताता हूँ.
मान लीजिए आपको लॉटरी लग जाता है और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। आपने 1 करोड़ रुपए एफडी में डाल दिया एंड आपको 6 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं। अब इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ये अज्यूम कर लेते हैं कि विथ 6 lakhs पर ईयर, मीनिंग टू से 50,000 रुपीज़ पर मंथ, यू आर कंफर्टेबली लिविंग। आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रह रहे हैं एंड आपका जो डेली खर्चा है वो आराम से 50,000 रुपये में निकल रहा है। यू डोंट हैव टू वर्क, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। अज्यूम कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस लाइफ स्टाइल मे बी फॉर 5 to 6 years। उसके बाद धीरे 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 चीज़ें महंगे होने लगेंगे एंड बिफोर यू नो इट 10-12 साल में 6 लाख रुपए काफ़ी नहीं होगा वही लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए जो आज हम कर पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न महंगाई है एंड दूसरा बड़ा रीज़न है कि आपका जो 1 करोड़ का कॉर्पस है जो एफडी में है वो तो 1 करोड़ ही रहेगा, आज भी रहेगा, 100 साल के बाद भी रहेगा। दैट्स नॉट गोइंग टू गो अप। एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 लाख या उसके नीचे ही होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम 10 lakhs। बैंक एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता नहीं है। सो ऑल इन ऑल ये जो मॉडल है ये एक लॉस मेकिंग मॉडल है एंड द रीज़न आई से दिस इज़, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं जितना भी पैसा सेव कर लेता हूँ अपने जॉब से मैं उसको फिक्सेड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देता हूँ एंड at one point of time I will have enough money that I'll have like some 50 lakh rupees probably or 1 crore in the next 20-30 years और मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ यही बैंक के एफडी में डाल के उसके कमाई पे घर चला लूँगा। लेकिन हमें तुरंत दिख गया कि दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, महंगाई, इन्फ्लेशन। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वेल, उसका सबसे पहला नियम यह है कि आपको पैसे पैसिव तरीके से कमाना सीखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पैसिव इनकम अर्नर, नॉट जस्ट एन एक्टिव इनकम। समझते हैं एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 quadrant मॉडल बनाया है। इफ़ यू डोंट नो हु रॉबर्ट कियोसाकी इज़, ही इज़ अ फेमस ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। आई एम श्योर इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा इस किताब का। तो उन्होंने 4 quadrant मॉडल बनाया है जिसमें वो लोगों को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक्टिव इनकम अर्नर्स, पैसिव इनकम अर्नर्स। तो उनके हिसाब से एक्टिव इनकम अर्नर्स वो लोग होते हैं जो कि जिन्हें मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। जिस दिन आप नौकरी करते हैं उस दिन आपको पैसा मिलता है, जिस दिन आप बीमार हो या जॉब चले जाती है उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव इज़ एकदम रिवर्स। पैसिव में आप जॉब करें ना करें, इन आइदर केस आपको पैसा मिलता रहेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आपका एक्टिव इनकम इज़ लाइक योर जॉब विच ऑलरेडी वी अंडरस्टूड। पैसिव इनकम इज़ लाइक दैट हाइपोथेटिकल 1 crore गिविंग यू 6 लाख का इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन योर एफडी। आप वो इन 6 लाख रुपए कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, बैंक आपको 6 लाख रुपए हर साल देता है एफडी के रेट के हिसाब से। तो दैट इज़ लाइक अ पैसिव इनकम क्योंकि उसमें योर हार्डवर्क इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस मॉडल के हिसाब से लोगों को 4 टाइप ऑफ वर्कर्स में बांटा है। पहला है एम्प्लॉय हु इज़ द गाय हु डज अ जॉब, यू नो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको फ्रीलांसर या डे ट्रेडर को सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, फुल टाइम डे ट्रेडर। ये बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, दे डिसाइड व्हाट जॉब टू डू, दे डिसाइड व्हेन टू डू एंड इनको सैलरी से ज़्यादा पैसा मिलता है बिकॉज देर इज़ नो मिडिल मैन, देर इज़ नो बॉस एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कि एक फ्रीलांसर है जो साल भर में अगर 10 प्रोजेक्ट कर लेता है तो उसका पूरा साल का खर्चा निकल जाता है। मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हो गया कि उसने 10 प्रोजेक्ट साल के शुरुआत के 3 महीनों में ख़त्म कर दिया, तो बाकी के जो 9 महीने हैं वो पूरा 9 महीना एन्जॉय कर सकता है या और प्रोजेक्ट्स कर सकता है। बेसिकली ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो एक एम्प्लॉई के पास ये फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। उसको तो रोज़ कंपनी जाना है, रोज़ काम करना है, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा उठाना ही पड़ता है। सो फ्रीलांसर और एम्प्लॉय का डिफरेंस समझ गया। आई एम श्योर ये आपको पहले ही पता होगा। बिजनेस ओनर कौन है? बेसिकली जिसका खुद का बिजनेस है, वो 4 से 5 साल लगाता है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेहनत करके, एंड देन ही हायर्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क फॉर हिम। तो जब बिजनेस एक ऐसा सिचुएशन में आ जाता है कि उसके बिना चल जाए तो वो पैसिव इनकम अर्नर बन जाता है क्योंकि उसका रहना उस बिज़नेस में ज़रूरी नहीं है। तो आप एक उदाहरण के तौर पे जेफ बेजोस को ले लीजिए।
अगर जेफ बेजोस एक दिन छुट्टी ले लेते हैं या वो एक महीना भी छुट्टी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एक महीने के लिए अमेज़ोन बंद हो जाएगा या नहीं चल पाएगा. He has so many capable people to run the business that he can, if he wants, he can enjoy. There is no one forcing him to come to office. That's the example of a business owner. अभी इन्वेस्टर पे आते हैं. बेसिकली आप नोटिस करोगे बाकी तीनों चीज़ों में हर कोई इंसान काम करता है, लेकिन इन्वेस्टर काम नहीं करता है, पैसों को काम करने पे लगा देता है. तो इन्वेस्टर जैसा नाम बोलता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए बैंक एफडी में डालने के बजाय आपने एशियन पेंट्स में डाला, एंड आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट जो 6% मिल रहा है उसके जगह डिविडेंड दे रहा है कंपनी विच इज़ एशियन पेंट्स. नेचुरली योर डिविडेंड विल नॉट बी वेरी हाई इन द बिगिनिंग, क्योंकि डिविडेंड जो होता है ऐसा रूल ऑफ थंब 1% या उसके नीचे होता है फॉर कंपनी लाइक एशियन पेंट. मान लेते हैं 1% है, तो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए आपको पहले साल में मिलेगा. बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है घर चलाने के लिए. लेकिन जो 1 करोड़ का जो शेयर्स लिया है उसका वैल्यू तो अप्रिशिएट होगा. इवेंचुअली वो 1 करोड़ 2 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, 8 करोड़ होगा, क्योंकि शेयर का दाम तो ऊपर जाता है फॉर अ गुड कंपनी. एंड जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे डिविडेंड भी बढ़ेगा. एक ही डिविडेंड भले ही 1% हो, इट इज़ 1% ऑफ द शेयर वैल्यू. तो इन दिस केस पूरा का पूरा मेहनत एशियन पेंट्स कर रहा है. सारा बिजनेस वो लोग चला रहे हैं. हमारे इन्वेस्टर के सर पे कोई लोड बोझ कुछ भी नहीं है. इन्वेस्टर कैन सिट बैक, रिलैक्स. ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. उसको बस कंपनी का क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स एंड पास परफॉर्मेंस से मतलब है, जिसको एनालाइज करने के लिए इतना मेहनत या टाइम नहीं लगता है. तो इन्वेस्टर क्या करता है, पैसों को कंपनी के हाथ में दे देता है. कंपनी बहुत मेहनत करके खूब सारा पैसा वापस इन्वेस्टर को लौटाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्लस जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी कैपिटल अप्रिशिएशन होता है. मतलब 1 करोड़ रुपए बिकम्स 10 करोड़, बिकम्स 100 करोड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बैंक के एफडी में दो लाइबिलिटीज़ हैं. एक तो वो 1 करोड़ ही रहता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहता है. लेकिन शेयर मार्केट में दोनों ही पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ हाई है. मतलब वो 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ भी बन सकता है, और आपका डिविडेंड उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा. परसेंटेज भले ही सेम हो, लेकिन मनी जो है दैट कैन गो अप. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम रिच in the past who invested in the 1980s 90s in companies like Britannia, HUL, Asian Paints, and especially Wipro का केस स्टडी बहुत फेमस है. डू चेक इट आउट, और इफ़ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. जिसने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे विप्रो में, आज करोड़ों रुपयों का शेयर्स उसका हो गया बिना कुछ किए हुए. जस्ट दैट 1000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज इनफ टू मेक द पर्सन सुपर रिच. तो ये जो एबिलिटी है ये सिर्फ शेयर मार्केट में है और कहीं पे भी नहीं है. एंड वाई एम आई सेइंग शेयर मार्केट? बिकॉज यू आइदर हैव टू बी अ बिजनेस ओनर, या तो आप खुद एशियन पेंट्स जैसा कंपनी चलाओ, नहीं तो एशियन पेंट्स जैसे कंपनी में पैसा डालो. बोथ वेज आर सक्सेसफुल वेज. लेकिन पहले वाले केस में रिस्क बहुत हाई है, रिवॉर्ड भी हाई है नो डाउट, बट खुद का बिजनेस चालू करना इज़ नॉट अ जोक. बट इन्वेस्टमेंट फॉर्चुनेटली करना इतना मुश्किल नहीं है. लाइक आई सेड, विप्रो इतना बड़ा आईटी कंपनी है, उसको जिसने मतलब 1000 रुपये डाले होंगे 1980s में, उसको आईटी के बारे में हो सकता है कुछ भी ना पता हो, एंड हो सकता है उसने अपनी ज़िंदगी में कभी आईटी का काम ना किया हो, लेकिन उसी कंपनी ने उसको लाखों करोड़ों रुपए बना के वापस दिया. दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टर. तो नाउ वी नो कि विथ आर सैलरी सेविंग स्पेशली इन एफडी we will not be able to achieve most of our goals. उसको अचीव करने के लिए we have to find a passive route, जिसमें दो ऑप्शंस दिए हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने. या तो खुद का बिजनेस खोलो, या बढ़िया बिजनेस में अपने पैसों को डालो ताकि पैसा और पैसा बनाए. एंड वी आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द सेकेंड रूट, विच इज़ इन्वेस्टिंग टू गेट ग्रो योर वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म. तो चलिए, इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस बोलता है कि इन्फ्लेशन को हराने के लिए ऐसे जगह पैसे डालो कि 6 से ज़्यादा मिले परसेंटेज रिटर्न्स. देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है. इस पर गोल्ड भी एक ऑप्शन है, बट मैंने उसको लिख दिया नहीं है
क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन गोल्ड, ऑन हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट एक्सेट्रा. तो एफ और रिकरिंग डिपॉजिट 5 से 6% देता है पर एनम. डेट फंड 8 से 10, इंडेक्स फंड 12 से 15, म्यूचुअल फंड 12 से 18 और स्टॉक मार्केट 15 से 25, प्रोवाइडेड यू नो विच स्टॉक यू आर इन्वेस्टिंग इन. ये डिस्क्लेमर है. बढ़िया नॉलेज फंडामेंटली साउंड कंपनीज में पैसे डालने से 15 से 25 मिलना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. सो दीज आर ऑल सर्टन डिस्क्लेमर्स. ठीक है. सो इफ़ यू पुट इन ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन इक्वल टू योर इन्फ्लेशन रेट. चलिए एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है. तो जो आपको सबसे पहले जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, दोज आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स. 10,000 रुपीज़ हाउ मच इट विल ग्रो. मतलब 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको वो 5, 10, 15, 20, 25 और 30 साल में कितना रुपए बनेगा. ऑब्वियसली इसमें हमें ये समझना है कि पहला लाइन जो है वो महंगाई को बताता है. अब बाकी सब जो उसके नीचे हैं दैट विल टेल्स यू हाउ मच योर मनी ग्रोस. इन एसेंस महंगाई भी बढ़ ही रहा है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक 30 साल में आफ्टर 30 ईयर्स जो 57,432 रुपीज़ अगर आपके हाथ में है तो आज जो 10,000 में आप जो सामान खरीद पाते हो उतना खरीदने के लिए यू हैव टू पे 57,000 आफ्टर 30 ईयर्स. ऐसा समझ लीजिए. एंड बाकी सब विल बी लाइक आज का 10,000 वुड बी इक्वल टू if you have invested then you would get money worth so much. So the other amounts are basically showing you how much your 10,000 will grow, right? तो हमारा गोल है कि रेड लाइन से ज़्यादा पैसा कमाना है. ऑब्वियसली सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 से ज़्यादा है सो इट विल बी मोर. बट हमको ये देखना है कि कितना ज़्यादा होता है. तो अगर आप सर्कल्स देखेंगे तो पहला ब्लू सर्कल एनालाइज करते हैं. व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर आपने डेट फंड में लगाया जो आपको 8% रिटर्न दे रहा है तो जो आप 30 साल में कमाओगे वही अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते तो आप 15 साल में कमा लेते हैं. द अदर सर्कल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिमिलर स्टोरी. इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड में आपका कमाई म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले हो जाता है. एंड इफ़ यू सी द येलो लाइन तो स्टॉक मार्केट इज़ बेटर देन योर इंडेक्स फंड बाय क्लोज टू 10 ईयर्स. ऑलमोस्ट सेम कमाई 10 साल पहले हो जाता है. एंड सेम थिंग विथ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट्स. And lastly we see a black circle which is the highest number in this table, which shows कि 10,000 invested one time in year 1. In 30 years if it grows at 18% it becomes 14 lakhs. याद रखिए 10,000 का जो महंगाई वाला इक्वलेंट नंबर है वो 57,000 है. बट वही अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हो तो इट विल गिव यू 14 lakhs. तो जस्ट थिंक अबाउट द वास्ट डिफरेंस फ्रॉम 57,000 and 14 lakhs. It is a huge difference. So definitely having a marginal number growth over your inflation rate will give you lot of returns. तो हमें समझ में आ गया कि हम anything that is giving you more than 10% एक तरीके से अगर देखें तो काफ़ी पैसा बनता है. लेकिन इसमें आपने 2 चीज़ें नोटिस किया होगा या आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 10,000 रुपये हमने हर महीने हर साल नहीं डाला है, सिर्फ एक बार डाला है इन ईयर 1. ठीक है. दैट हैज़ बिकम 14 लाख. अगर आप वही 10,000 को 10 लाख कर दोगे तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी क्रोर्स इट विल बी इन 30 ईयर्स. एंड सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज 30 ईयर्स. जी हाँ, 30 साल, कम से कम 30 साल आपको, ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ गोल्डन रूल, बट आप जितने साल वेट करते हो उतना ज़्यादा बढ़ता है आपका पैसा. अगर ये 30 के साथ साथ मैं 40 ईयर्स का डालता लाइक 35 and 40 तो दिस वुड हैव ग्रोन ऑलमोस्ट 14 lakhs वुड हैव बिकम ऑलमोस्ट 75 to 1 crore के बराबर. 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 40 ईयर्स वुड ऑलमोस्ट इक्वल 1 CR. एंड 50 ईयर्स तो पूछो ही मत, दैट वुड बी इवन मोर
प्रॉब्ली 5, 6, 15 CR ऐसा नंबर्स होते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जितना वक्त, जितने साल आप पैसों को कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हो, उतना भयानक ग्रोथ होता है. आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है इसीलिए, बिकॉज कंपाउंडिंग का इफेक्ट यू गेट टू सी द मैजिक ओनली आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स. एक उदाहरण के तौर पे ये स्टोरी बहुत फेमस है, आई जस्ट क्विकली शेयर. चेस बोर्ड जिसने इन्वेंट किया था, किंग ने उससे पूछा कि व्हाट रिवॉर्ड यू वांट. तो उसने बोला एक दाना स्क्वायर वन में डालो और बाकी सारे स्क्वायर्स में दानों को डबल करते रहो. तो आप समझ लीजिए कि बाय द टाइम दे रीच 10th स्क्वायर इट वॉज 2 to the power 10 विच वॉज 1024. ठीक है, 2 power 1 से 2 power 10 ही 1000x हो गया. अब आप सोचिए दे हैव गॉट 54 स्क्वायर्स टू गो. सो 2 power 64 कितना होगा? इट वॉज ऑलमोस्ट पूरा दुनिया 10 गुना राइस कंज्यूम करेगा. तो जितना राइस अवेलेबल है उसका इंटू 10 टाइम्स जो अमाउंट है वो भी फिट नहीं हो पाएगा इन द लास्ट स्क्वायर. तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. सो ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ डबलिंग पीरियड. और डबलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए रूल ऑफ 72 देखना ज़रूरी है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन रूल ऑफ 72 सेपरेटली. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल रूल एंड आइडिया टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. सो आई होप यू गेट द जिस्ट. मेन चीज़ जो भी मैं ये कहना चाहता था इस पैसा, जितना ज़्यादा पैसा आप शुरुआत में डाल देते हो वर्सेस एंड जितने समय के लिए आप छोड़ देते हो, इट विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट. एक और क्विक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. आई वुड लव टू सी सम आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन इफ़ पॉसिबल. मान लेते हैं कि राम और श्याम दो लोग हैं और दोनों ही 30 लाख रुपए 10% के रिटर्न के हिसाब से 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. फ़र्क बस इतना है कि राम ईयर 1 में 30 लाख डालता है और श्याम हर साल 1 लाख डालता है 30 सालों के लिए. रिटर्न सेम है, टाइम पीरियड सेम है, अमाउंट भी सेम है, बट डालने का तरीका अलग है. आई होप आप समझ गए होंगे. वापस दोहराता हूँ. राम पुट्स ऑल द 30 lakhs in year 1, doesn't invest a single rupee for next 29 years. Shyam puts 1 lakh per year for entire 30 years. Who will have more money at the end of 30 years and by how much? I would love to see an answer if possible. इससे आपका भी लर्निंग बढ़ेगा एंड ये कॉन्सेप्ट भी सर पे बैठेगा कि कोई स्टैगरिंग डिफरेंस है कि नहीं. चलिए लास्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं. दिस इज़ अबाउट द मनी मैनेजमेंट. जो ऑरेंज वाला दिख रहा है दैट इज़ मनी टू इन्वेस्ट. वो एक लौता चीज़ था जो हाईलाइट करना चाहता था एंड फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट विजिबल हियर. सो एसेंशियली घर बार चलाने का एक्सपेंस जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर इनकम. अगर ऐसा है तो या तो आप बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो या बहुत गलत जगह पे रह रहे हो, क्योंकि आपका जितना इनकम है उससे कई ज़्यादा खर्चा घर चलाने में चले जा रहा है. तो यू शुड बी केयरफुल. बाई घर का एक्सपेंस आई मीन द रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस का बिल वगैरह वगैरह. ग्रॉसरी एंड योर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कार सर्विस का एक्सपेंस, ये सारे चीज़ें जो हर साल हमें भरना पड़ता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30%. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मिसलेनियस एक्सपेंस में यू हैव योर in the other expense you have your fund. Miscellaneous expenses, the grocery, insurance and other things. जो आपका other जो है 10% of your total income you should have fun with. You can go out, you can save it to go on a vacation in 2-3 years, या आप उसको 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हो सही जगह पे, नॉट इन स्टॉक मार्केट, ताकि आपका पैसा ग्रो भी करे एंड आप एक्चुअली अपना गोल ज़्यादा जल्दी अचीव कर सको. एंड यू शुड सेव 10%. तो अभी सवाल यह होगा कि 10% को सेव करना और इन्वेस्ट करना सेम नहीं है. वेल, इन दिस केस इट इज़ नॉट द सेम. सेविंग योर मनी इज़ नॉट द सेम एज इन्वेस्टिंग योर मनी. सेविंग योर मनी इज़ पुटिंग योर मनी इन फिक्सड डिपॉजिट. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट. एंड वाई एम आई सेइंग यू हैव टू सेव मनी एंड सेपरेटली इन्वेस्ट मनी? वेल, ये हम
पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि बहुत जल्द आएगा. So guys, if you like this video, please give me a thumbs up and do subscribe to the channel if it helps you in your investing journey. Thank you very much. See you in the next video.